ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। थाना सैया क्षेत्र के मुकरैया गांव में जमकर हुआ संघर्ष, मामूली विवाद में चले लाठी डंडे, दर्जन भर लोग घायल। पुलिस की उदासीनता के चलते बुलंदी पर है चोरों के हौसले, थाना न्यू आगरा क्षेत्र में चोरों ने चटकाए कई दुकानों के ताले। सपा मुखिया की लाख कोशिशों के बाद भी बेलगाम है सपा नेता और कार्यकर्ता। एक और सपा नेता पर नौकरी के नाम पर 5 लाख हड़पने का आरोप लगा। और भीषण आंधी पानी के प्रकोप से मृत दोनों लोगों को मिली सरकारी मदद। इरादत नगर में शोकाकुल परिजनों को एसडीएम ने सौंपे 8 लाख के चेक। और अब खबर विस्तार से। थाना सैया के मुकरैया गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गांव के ही दो पक्ष किसी बात को लेकर आमने सामने आ गए, जिसके बाद जमकर लाठी डंडे चले। इस झगड़े में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपी क्षेत्र के दबंग है और आए दिन झगड़ा करते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जिला अस्पताल में भर्ती ये सभी घायल सैया के मुकरैया गांव से हैं। इन सभी को थाना पुलिस द्वारा उपचार के लिए यहां भर्ती कराया गया है। पीड़ितों का आरोप है कि गांव के कुछ दबंगों ने मामूली बात को लेकर हमला बोल दिया और सभी के साथ जमकर मारपीट की। यहां तक कि दबंगों ने बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा। मौके पर पहुंची पुलिस को देख मारपीट करने वाले सभी दबंग वहां से भाग गए, जिसके बाद पुलिस ही इन सभी को इलाज के लिए यहाँ लेकर आई। पीड़ितों का आरोप है कि हम सभी दलित समुदाय से हैं, जिसको लेकर अभद्र टिप्पणी भी की गई। वो लड़का जा बैठे हुआ कि पंडित जी तमीज से बोलो कि सारे इतने काम किए तो हमने सब पीटे हैं। इस बात को लेके थोड़ी लड़की और कर रहा है। वो अपने घर से कछु डंडा निकाल रहा और जिनके काम करे हुए जो फंटी होते हैं, इनके 2 इसके हाथ में मारी, इनका हाथ फट गया। इन्होंने ये बताया, मैं इनको थाने लेके जा रहा था। नाम ही तो नहीं पता सर, अभी तो नाम पता नहीं चल रहा। पति बीच बचा करने देखने जा रहे हम तो इसके लग गई। मैंने की देखें काहे रोए, तो उनको देखें एक आदमी पे 4 इंसान थे, लठिया ले गए। हमने उसके हाथ जोड़े, पंडित जी हमें हमारे आदमी को छोड़ दो, हम मेहनत आदमी गरीब है, हम मत जाएंगे। लेकिन उन्होंने हमारी धोती पकड़ के। गांव में हुए इस विवाद के बाद पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से ले रही है और मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है। अब देखना होगा कि आरोपी कब तक पुलिस की पकड़ में आ पाते हैं। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी शहर में चोरी की वारदातों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। चोर हर रोज चोरी की नई वारदात को अंजाम दे पुलिस को खुली चुनौती देने से नहीं चूक रहे। चोरों ने ताजी वारदात को थाना न्यू आगरा क्षेत्र में अंजाम देते हुए कई दुकानों के ताले चटका दिया और वारदात को अंजाम दिया। शहर में सक्रिय चोरों की टोली लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे पुलिस की नाक में दम किए हुए है। शुक्रवार को इन शातिर चोरों के निशाने पर रहा थाना न्यू आगरा, जहां इन शातिर चोरों ने एक साथ कई दुकानों के ताले चटकाकर लाखों रुपए का माल साफ कर दिया और हमेशा चौकस रहने का दम भरने वाली आगरा पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। सुबह होने पर चोरी की सूचना मिली तो सनसनी फैल गई। मेरी दुकान में चोरी हुई है 3, इसमें मार्केट पूरी है, वाली मार्केट पूरी है मेरी पूरी मार्केट है। इसमें इस मार्केट में 4-7 दुकानें हैं, 7 दुकान 3 दुकान चोरी हुई है। इनकी ताला तोड़ा हुआ है, इसका ताला तोड़ा हुआ है और मेरी दुकान ताला तोड़ा हुआ है। और वो दुकान कौन लास्ट वाली कौन वाली वहाँ पर ताला तोड़ा हुआ है। और इस दुकान में चोरी करके ले गए कोल्ड ड्रिंक की बोतलें आधे लीटर 600 ml और 500 ml की कोल्ड ड्रिंक होती है ना, वो निकाल के ले गए। मेरी दुकान का एक गैस CNG किट ले गए उठा के डब्बा एक, और बाकी जो गले में पैसे थे 100, 200, 250 रुपये खुले वो पैसे ले गए, करीबन 5000 रुपये के आसपास। जैसे ही पुलिस को चोरी की सूचना मिली तो मौके पर पहुंची इलाकाई पुलिस ने मामले की तफ्तीश कर खुलासा कर चोरों को पकड़ने की बात कही। सपा मुखिया द्वारा दी गई सख्त हिदायत के बावजूद भी सपा नेताओं पर आरोपों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक बार फिर सपा के एक वरिष्ठ नेता पर नौकरी लगवाने के नाम पर 5 लाख रुपए लेने का आरोप लगा है, जिसको वापस मांगने पर पीड़ित ने सपा नेता द्वारा धमकाने का आरोप भी लगाया। मूल रूप से मथुरा के रहने वाले अरुण कुमार ने प्रेस वार्ता कर अर्जुन नगर निवासी एक सपा के बड़े नेता पर संगीन आरोप लगाते हुए बताया कि नेताजी ने 2 वर्ष पहले पीड़ित से नौकरी लगवाने के एवज में 5 लाख रुपए लिए थे, जिसके बाद जब नौकरी नहीं लगी तो रुपए वापस करने के लिए कहा गया। पहले तो नेताजी रुपए वापस करने के नाम पर टालते रहे, फिर कुछ समय के बाद दूसरी नौकरी लगवाने का आश्वासन देते रहे, जिसके बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो पीड़ित द्वारा पैसे वापसी मांगने पर नेताजी ने मिलना भी बंद कर दिया और फोन भी रिसीव नहीं किया, जिसके बाद रुपए मांगने पर धमकाने लगे।
वहीं पीड़ित ने इसकी शिकायत कई बार स्थानीय थाने और पुलिस के आला अधिकारियों से भी की, लेकिन सत्ता में रसूख रखने वाले नेताजी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जैसे 5 लाख रुपए राजा प्रियव्रत जो कि अर्जुन निवासी हैं, वो अर्जुन नगर निवासी हैं आगरा से, उन्होंने करीब 2 साल पहले ले लिए थे नौकरी लगवाने के बहाने। कहाँ रहते हैं आप? क्या मुलाकात कैसे हुई? जी मैं मथुरा रहता हूँ और मैं GLA पे रेस्टोरेंट चलाता था, जहाँ पे वो आते जाते रहते थे। वहाँ उसी समय उन लोगों से मुलाकात हुई और इसी चक्कर में उन्होंने शिकायत की आपने इसकी? जी हम लोग SP सिटी के पास भी गए थे, SO सागन के पास भी गए हैं और 13 तारीख को SSP साहब के यहाँ भी हमने तहरीर दी है, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी। आपने जो पैसे लिए उससे मुलाकात हुई आपकी? क्या कह रहे हैं? जी वो कभी मिलते ही नहीं है। तो किस एवज में दिए थे आपने पैसे? जी नौकरी लगवाने के बहाने, नौकरी के नाम। अब क्या कहते हैं? कभी 1-2 बार बात भी हुई है, तो इसमें लगवा देंगे, 2 साल से टालते आ रहे हैं, को बोला इसमें नहीं लगी तो। इरादत नगर में आंधी पानी से हुई 2 लोगों की मौत में प्रशासन ने दिखाई तत्परता, जिसने मृतक के परिजनों को 8 लाख रुपए की सांत्वना राशि प्रदान की है। दरअसल गुरुवार को अचानक से तेज आंधी और पानी आने से इरादत नगर के भवनपुरा में मकान की छत गिर गई और कई लोग उसकी चपेट में आ गए। इस घटना में 8 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। पिछले 2 दिनों से मौसम की मनमानी ने आगरावासियों के साथ बड़ा सौतेला व्यवहार किया। रोजाना गर्मी का कोप बरसाने वाले बादलों ने अचानक ऐसी शरारत की, जिससे इरादत नगर के भवनपुरा गांव में मौत का कोहराम मच गया। दरअसल गुरुवार देर शाम अचानक से आई तेज आंधी बेमौसम की बारिश से एक मकान की छत गिर गई और उसके नीचे परिवार के कई लोग दब गए। बताया जा रहा है कि 2 अलग अलग जगहों पर केवल इसी परिवार के घर पर बरसी आसमानी आफत ने 2 लोगों की जान ले ली और आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया। रात आंधी तूफान आया, इस वजह से मतलब दीवार गिरी और दीवार में बच्चा दब गया और बच्चे में दबने से ही तुरंत ही खत्म हो गया। क्या नाम था सर? उसका नाम सोम था। सोम था। कितने लोग दब गए थे? 3, मतलब ये पिताजी, उसके दोनों बच्चे। अच्छा। एक बच्चा मतलब ये फ्रैक्चर हो गया पैर में, पिताजी के फ्रैक्चर हो गया, वो बड़ा लड़का है वो खत्म हो गया तुरंत ही। शाम को जोर से आंधी आई और फिर उसके बाद बारिश होना शुरू हुआ। उसके बाद ये दीवार गिरी, दीवार से 3 टूट गए, जो इसमें आदमी थे वो दब गए। कितने लोग दब गए थे? इसमें 6 लोग थे और 5 घायल हैं, एक की मौके पर ही मौत हो गई। गौरतलब है कि इस घटना में परिवार के मुखिया मोतीराम शर्मा और उनके नाती शुभम शर्मा की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनके पुत्र नरेंद्र शर्मा सहित परिवार के 7-8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। क्षेत्रीय उप जिलाधिकारी राम सिंह गौतम मौके पर पहुंचकर उन्हें ढांढस बंधाया और सरकार की ओर से राहत राशि के रूप में 4-4 लाख रुपए के 2 चेक सौंपे। इरादत नगर घर में इनके लड़के नरेंद्र कुमार जी रहते थे, तो वो घर की एक दीवार गिर गई, जिससे उनका लड़का, नाती और उनकी मिसेस वो भी दब गई और नयन के लड़के का नाम श्री शिवम है, जिसकी मौके पर ही डेथ हो गई। तो कुल मिलाकर के इनके घर में 2 लोगों की मृत्यु हुई है और 8 लोग घायल हुए हैं। सरकार की ओर से दैवीय आपदा के अंतर्गत 4-4 लाख 8 लाख के चेक हमने अभी आपके सामने दिए हैं और किसान दुर्घटना बीमा की योजना के अंतर्गत मोतीराम जी को 5 लाख रुपए बाद में दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि पिछले 7 मई को इस परिवार की बेटी की शादी हुई थी और 1 दिन पहले ही वो विदा होकर वापस लौटी थी। पूरे परिवार में शादी का माहौल था, लेकिन अचानक से आई इस कयामत ने इस परिवार की सारी खुशियां छीन ली। जनपद में बने समस्त आधार कार्ड को 15 अगस्त तक वोटर आईडी कार्ड से करना होगा लिंकअप। जिले का निर्वाचन विभाग जिसमें कोई कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी भरत सिंह ने बताया कि ऐसा करने से मतदाता पहचान पत्रों में होने वाले फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। लिंकअप कार्य के लिए क्षेत्रवार BLO को भी लगाया गया है। मतदाता पहचान पत्र में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए निर्वाचन विभाग बड़ा सतर्क नजर आ रहा है, जिसके अधिकारी इस समय आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने का काम कर रहे हैं। विभागीय लोगों की माने तो इस प्रक्रिया में तत्परता बरती जा रही है, क्योंकि इसके लिए 15 अगस्त तक की मोहलत दी गई है। जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी भारत सिंह बताते हैं कि कई जगह वोटर आईडी कार्ड बनवा लेने वाले लोग इस तरह से पकड़ में आ जाएंगे। हमारे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने का काम 3 मार्च से प्रारंभ है और ये 12 अप्रैल को एक हमारा विशेष अभियान हुआ था। दूसरा अभियान ये 17 मई को है। सभी मतदेय स्थलों पर सवेरे 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। तो आगरा जनपद की जितने मतदाता हैं जिनके पास आधार उनका बना हुआ है
उनसे मेरी अपील है कि वो अपना संबंधित पोलिंग स्टेशन पे जाएं और वहाँ पे अपना आधार कार्ड और वोटर कार्ड की फ़ोटोकॉपी करके, और वहाँ BLO बैठे मिलेंगे, BLO 10 से 5 बैठेंगे, उनको अपना फार्म BLO से लेके उस पर सूचना भर के BLO को उपलब्ध करा दें। इसके अलावा विभाग उन लोगों को भी स्वतः अपने कार्ड्स को लिंक अप करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। विभाग से जुड़े श्रवण कुमार बताते हैं कि इससे कई कार्ड्स बनवाने की कोशिश करने वाले लोग सफल नहीं हो सकेंगे। यही वजह है कि इसके प्रचार प्रसार पर भी व्यापक जोर दिया जा रहा है, जिसमें होर्डिंग्स और पैम्पलेट का सहारा भी लिया जा रहा है। नगर निगम में शुक्रवार को नए पार्षद का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। लंबे समय से कोर्ट में विचाराधीन चल रहा मामला आखिरकार नवागत पार्षद के पक्ष में आया और पार्षद को जीत हासिल हुई। नए पार्षद का कहना है कि अन्य पार्षदों के मार्गदर्शन से अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। साल 2012 में हुए निकाय चुनाव में वार्ड 15 से गब्बर अब्बास और राजीव कुमार ने चुनाव लड़ा और नतीजों में गब्बर चुनाव जीत गए, लेकिन अपनी हार को अस्वीकार करते हुए राजीव कुमार ने इस जीत को कोर्ट में चैलेंज किया और लगातार केस लड़ते रहे। कोर्ट ने गब्बर अब्बास की जीत को रद्द करते हुए राजीव कुमार को जीत का हकदार बताया, जिसके बाद शुक्रवार को राजीव कुमार को निगम के सदन में महापौर ने शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद पार्षद राजीव कुमार ने अन्य पार्षदों के मार्गदर्शन में अपने क्षेत्र का विकास करने की बात कही, तो वहीं महापौर ने नए सदस्य के आने पर उन्हें बधाई के साथ हर संभव मदद का भरोसा दिलाते दिखाई दिए। राजीव कुमार एडवोकेट कोर्ट से जीत के आए हैं और उनको जो एक प्रक्रिया होती है, आज शपथ लाई गई है और शपथ का भी हस्ताक्षर उन्होंने शपथ दी है, सदन की मर्यादा आदि रखने की बात की है। निश्चित रूप से आज से वो हमारे पार्षद हो गए और नियम के अनुसार अब आकर के हमारे सदन आदि में भाग लेंगे और संगठन चाहकर वह कार्यकारिणी सदस्य बनेंगे। बहुत खुशी हुई है और ये जीत हुई है, मेरी समाज की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है और न्याय की जीत हुई है। नवागत पार्षद के शपथ लेते ही उनके समर्थकों और परिवार के लोगों ने मालाओं से उन्हें लाद दिया और वहीं परिवार के लोगों ने महापौर और नगरायुक्त इंद्र विक्रम सिंह का माला पहनाकर भी स्वागत किया। इस खुशी के मौके पर परिवार के लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आए। नए पार्षद के आते ही अब नगर निगम में राजनीति होना शुरू हो गई है। निर्दलीय चुनाव लड़े राजीव कुमार को अपने दल में शामिल करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपना अपना दम लगा रहे हैं, जबकि पार्षद अभी किसी भी दल में शामिल होने की बात से इनकार कर रहे हैं। कहने को विधानसभा चुनाव और निकाय चुनावों में अभी 2 साल का वक्त है, लेकिन राजनीतिक दल अभी से अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करने में जुटे हैं। हो भी क्यों ना, मामला पार्टी के मजबूत होने से जो जुड़ा है। कुछ ऐसा ही देखने को उस वक्त मिला जब निगम में शपथ समारोह के दौरान राजनीतिक दल नए पार्षद राजीव कुमार को अपने दल में करने को जुगत लगाते नजर आए। निर्दलीय चुनाव लड़े राजीव कुमार ने फिलहाल अभी किसी भी दल में शामिल होने से साफ इनकार किया है। उनका कहना था कि वो अभी निर्दलीय ही रहेंगे और किसी भी दल में नहीं जाएंगे। ये जीत हुई है, मेरी समाज की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है और न्याय की जीत हुई है। आज जो जीत हुई है, पार्षद बने हो, अब वहाँ पहले से 4 पार्टियां हैं, तो कोई पार्टी ज्वाइन करने का नहीं, अभी तो मैं अभी निर्दलीय चुनाव रहा था, निर्दलीय जीता हूँ, निर्दलीय हूँ और अभी निर्दलीय रहूँगा अभी। और जिस मेरी कमेटी के मेंबर हैं, जिस सब मेरे सीनियर मेंबर है, वो जो तय करेंगे मुझे आगे क्या करना। आपको बता दें कि बसपा और कांग्रेस के कम ही पार्षद हैं, जबकि भाजपा का संख्या बल निगम के सदन में सपा से कहीं ज्यादा है। ऐसे में एक एक पार्षद दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए दोनों ही पार्टियां पार्षद को अपने पाले में करने की जुगत में लगी हैं। लेकिन पार्षद के किसी भी दल में जाने से इनकार करने की बात से दोनों ही पार्टियों के लोगों को मायूसी हाथ लगी। बहरहाल पार्षद अब आने वाले दिनों में किस पार्टी का दामन थामते हैं, ये देखने वाली बात होगी। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की जानकारी मजदूरों को है। इसकी पूरी जानकारी मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने वाले विभागीय लोगों को भी नहीं है। हालांकि उनके दस्तावेजों में जो मजदूर रजिस्टर्ड हैं, वास्तव में वही मजदूर हैं, फिर चाहे वो फर्जी ही क्यों ना हो। जबकि हकीकत क्या है, देखिए रिपोर्ट। आगरा में उप श्रमायुक्त की कुर्सी पर वर्तमान में के पुरवार बैठकर कुर्सी संभाल रहे हैं, जिनके अनुसार मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ लगातार दिया जा रहा है। साथ ही योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनपढ़ अशिक्षित मजदूरों को क्या करना होगा, इसकी भी पूरी जानकारी दी जा रही है। जब आप कह रहे हो कम वो जानकारी है, तब तो ये स्थिति 200-300 लोगों की भीड़ लगी रहती है, वो पूरी जानकारी हो जाएगी। अब सुनिए, जानकारी तो है, अब जानकारी का अभाव नहीं। अब ये है कि जो वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन, वो वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन में थोड़ी सी दिक्कत जरूर है कि हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ा।
वर्तमान उपश्रमायुक्त के पुरवार ने जो बताया, जाहिर सी बात है सच ही होगा, क्योंकि वो एक जिम्मेदार पद पर बैठकर जो बोल रहे हैं। लेकिन अब जरा इन्हें भी सुनिए, जो उपश्रमायुक्त साहब के जिम्मेदार पद पर रहते हुए दिए गए बयान की पोल खोल रहे हैं। कोई सुविधा में नहीं मिली है। आपका मजदूर कार्ड है? नहीं, मजदूर कार्ड नहीं है। नहीं। कभी लेबर ऑफिस गए हैं? मजदूर कार्ड है आपके पास? मेरे पास कुछ नहीं है, कोई आता नहीं तो हमें पता पड़ा। हम तो गरीब नालान पड़े आदमी, तो कोई जो हमें बताएगा तभी तो कहीं बनवा सकते हैं। कब से आपके पास मजदूर कार्ड है? कुछ नहीं। लेबर कार्ड है? नहीं। रजिस्ट्रेशन आपने कराया है? आपको रजिस्ट्रेशन की जानकारी देने के लिए कोई आया? कोई ना आया। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना तो दूर, उनको प्राप्त करने तक की जानकारी न होने की बात करते ये वो लोग हैं जो वास्तव में मजदूर हैं और सरकारी योजनाओं के लाभ के हकदार हैं। लेकिन इन मजदूरों का श्रम कार्यालय की फाइलों में कहीं कोई जिक्र नहीं। अब उपश्रमायुक्त साहब ने किन जगहों पर जाकर योजनाओं का लाभ लेने की और किन मजदूरों को अब तक लाभ दिया है, ये वही बता सकते हैं, क्योंकि इन दिनों श्रम कार्यालय पर दलालों का प्रभाव है, जो पैसा देकर लोगों को फर्जी मजदूर बना देते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाते हैं और उस लाभ के हकदार शहर के चौराहों पर खड़े रह जाते हैं। आगरा संभागीय परिवहन विभाग का ओवरलोडिंग वाहनों पर चल रहा अभियान समाप्त हो गया है, जिसमें विभाग ने पहले चरण में असफलता देखने को मिली, जिस पर सफलता प्राप्त करने के लिए विभाग को सड़कों पर कैंप लगाने का सहारा लेना पड़ा, जिसके चलते विभागीय अधिकारियों को बड़े राजस्व और बड़ी संख्या में अवैध वाहनों को पकड़ने का मौका मिल पाया। आगरा संभागीय परिवहन कार्यालय का ओवरलोडिंग वाहनों पर चल रहा अभियान समाप्त हो गया है। 1 मई से चलने वाले इस अभियान की जानकारी देते हुए आरटीओ सिटी अशोक कुमार ने बताया कि वाहनों में ओवरलोडिंग को रोकने के लिए चलाए गए अभियान में बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसके समापन के समय तक सड़कों पर वाहनों में ओवरलोडिंग माल देखने को नहीं मिल रहे। हालांकि इस अभियान में उन्हें पहले असफलता मिली, जिसे सड़कों पर कैंप लगाकर सफल बनाया गया। हमारा ओवरलोडिंग का अभियान जो 1 तारीख से शुरू हुआ था, 1 मई से, वो अभी चल रहा है और 7 तारीख की मध्यरात्रि से जो हम लोगों ने रिजल्ट देखा उसमें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही थी, तो शासन को अवगत कराया गया। तो शासन ने ये निर्देश दिया कि कम से कम 2 जगह आगरा जनपद में और मथुरा में 1 जगह और फिरोजाबाद में 1 जगह कैंप लगा करके वहाँ पे गाड़ियों को रोका जाए। कैंप में से कि 24 घंटे वहाँ पर कार्य हो, तो वो सड़क पूरी एक तरीके से पैक कर दी गई। तो हमने यहाँ पर सैया पर लगाया था कैंप और फतेहपुर सिकरी रोड पर पुरावली तहसील के चौकी के बगल में लगाया था। काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। करीब मेरे समझ से 335 या 40 गाड़ियाँ पकड़ में आई हैं, जिनसे रसीद काटने पर ये 36,42,000 रुपये की रसीद काटी गई है। आरटीओ सिटी के अनुसार ओवरलोडिंग वाहनों के चालान से उन्हें लाखों रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है और बड़ी संख्या में वाहनों को संबंधित थानों में बंद किया गया है। अभियान को सफल बनाने के लिए आरटीओ अधिकारियों ने शहर के बॉर्डर्स पर सड़कों पर कैंप लगाकर वाहनों को पकड़ा और वाहनों के चालान काटे। अभियान की समाप्ति भी सड़कों पर वाहनों में ओवरलोडिंग न दिखने के चलते ही की गई। हालांकि आरटीओ विभाग की सामान्य चेकिंग लगातार चलती रहेगी। फिलहाल 15 दिनों के इस अभियान को आरटीओ अधिकारी अपनी सफलता मान रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज न्यूज। कृपया ध्यान दें, नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी। कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक एकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर
ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो। इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टेक को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ई-टेक देता है 100% सफलता की गारंटी। ई-टेक द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ई-टेक सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर, नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572। ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। बढ़ती गर्मी के साथ पेयजल की समस्या से भी बढ़ने लगी है, जिसके लिए आए दिन सड़कों पर हंगामे देखने को मिल रहे हैं, जो अब देहात क्षेत्रों में भी प्रारंभ होने लगे हैं। शुक्रवार को मुख्य अभियंता कार्यालय पर किरावली और मथुरा क्षेत्र के लोगों ने अपने गाँव में पर्याप्त मात्रा में बिजली न मिलने के चलते पेयजल की समस्या को लेकर एक ज्ञापन दिया, जिस पर चीफ इंजीनियर अतुल निगम ने समस्या का जल्द निस्तारण कराने का आश्वासन दिया। पीने के पानी की समस्या अब शहरों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी होना शुरू हो गई है। पानी का जलस्तर नीचे गिरने से कुएं और हैंडपंप शोपीस बनकर रह गए हैं और जगह जगह समर व ट्यूबवेल का प्रयोग किया जा रहा है, जो बिना बिजली के बेकार हो जाते हैं, जिससे जगह जगह इंसानों और ग्रामीण इलाकों में तो जानवरों तक के लिए समस्या होने लगी है। ऐसी ही समस्याओं को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों का एक दल मुख्य अभियंता से मिला और अपनी समस्या सुनाई। बार बार मांगते हैं कि लाइट हमको थोड़ी मिल जाए, जैसे हम फॉल्ट निकाल ले तो भी नहीं मिल पाती है। राहुल जी यहाँ तक है कि किसी से बात करने में राजी नहीं है। अपनी समस्याओं का समाधान कराने चीफ इंजीनियर कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि उनके क्षेत्र में 4 से 5 घंटे बिजली दी जाती है,
जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की पूर्ति पूरी नहीं हो पा रही। गांव में तालाबों और पोखरों का तो नामो निशान लगभग समाप्त हो गया है, इसलिए उन्हें भी पीने और नहाने के लिए पानी की आवश्यकता समर से ही की जाती है। साथ ही घर घर में पीने के पानी के साथ अन्य जरूरतों के लिए भी पानी अलग अहमियत रखता है, लेकिन इस जरूरतों को तभी पूरा किया जा सकता है जब बिजली पर्याप्त मात्रा में मिले, जो कि नहीं मिल रही। फिलहाल मुख्य अभियंता के आश्वासन पर ग्रामीणों का गुस्सा शांत हो गया है, लेकिन जल्द ही DVVNL ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो समस्या बड़ा रूप भी ले सकती है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की आगरा इकाई ने प्रांतीय आह्वान पर DIOS कार्यालय पर धरना दिया। 20 सूत्रीय मांगों को लेकर जिले भर के शिक्षकों ने एक स्वर में प्रदेश सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। विशाल धरना प्रदर्शन में शिक्षक नेताओं के स्वर उग्र नजर आए। प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने प्रदर्शन किया। शिक्षा भवन में उपस्थित हुए सैकड़ों शिक्षकों ने एक स्वर में प्रदेश सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। संगठन के जिला मंत्री अजय शर्मा ने प्रदेश सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ अपनी मांगों को लेकर कई वर्षों से आंदोलन कर रहा है और प्रमुख मांगे हमारी बहुत समय से लंबित चल रही है। मुख्यमंत्री जी ने जब शपथ ली थी मार्च में हमारे संगठन को आश्वासन दिया था इन मांगों को जल्दी ही पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आश्वासन के जरिए ही ये पूरी 4 साल पूरी हो चुकी है, अभी तक शासन ने कोई मांग नहीं मानी। उसके विरोध में ही ये हर प्रत्येक जनपद में पूरी यूपी में ये धरने दिए जा रहे हैं। उनको बहुत डिटेल में नहीं बताया जा सकता। शिक्षक जो है इससे वर्षों से जूझ रहा है, लेकिन सरकारें नहीं सुन रही है। उसके लिए संघर्ष जारी है और विभिन्न चरणों में आंदोलन चल रहे हैं और यहाँ जनपद 1 मई से मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। जनपद मजदूर दिवस से शुरू हुआ था और आज ये खत्म हुआ और उसके बाद 24 तारीख को फिर क्रांति कार्यकारिणी में की बैठक और संघर्ष समिति की बैठक प्रदेश में होने जा रही है और आगे के आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। संगठन के जिलाध्यक्ष भीष्म भद्र लवानिया ने मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं संगठन पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर जल्द ही समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। धरना प्रदर्शन के दौरान संघ पदाधिकारियों ने अब तक उठाई गई समस्याओं का भी विस्तार से जिक्र किया। इस मौके पर जिले भर के विद्यालयों के शिक्षक और प्रधानाचार्य मौजूद रहे। शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर महिलाओं के बाद अब पुरुष शिक्षा मित्रों की काउंसलिंग आरंभ हो गई है। सभी चयनित शिक्षा मित्रों को विद्यालय आवंटन के बाद सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त किया जाएगा। काउंसलिंग में पारदर्शिता अपनाने पर संगठन के नेताओं ने BSA की सराहना की। लगभग 1 दशक से प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षा मित्रों के दम बहुने वाले हैं। शासन के निर्देश पर BTC पास शिक्षा मित्रों को समायोजित किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने पहले महिला शिक्षा मित्रों को काउंसलिंग कराकर विद्यालय आवंटन किया। अब पुरुष शिक्षा मित्रों को भी वरीयता के आधार पर विद्यालय आवंटित किए जा रहे हैं। शुक्रवार को ही प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षा मित्रों को विद्यालय दिए गए। हमने तो इसमें सभी को सूची खोल करके, सारे विद्यालयों की सूची खोल करके और सभी से काउंसलिंग के आधार पर पदस्थापन की व्यवस्था की गई है। इसमें किसी के साथ कोई पार्शलिटी करने का प्रयास ही नहीं किया गया। सारा ये सोच रहे हैं कि हमारे जो इंटीरियर के विद्यालय हैं वो भी भर जाएंगे और व्यवस्था भी हमारी चुस्त दुरुस्त हो जाएगी। इसके बाद इन लोगों को नियुक्ति पत्र कब तक देने की प्रक्रिया शुरू होगी? जितनी जल्दी ये प्रक्रिया समाप्त होती है, जल्दी से जल्दी इस पर काम कर लेंगे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन द्वारा शुरू से ही ये मांग रखी गई थी कि महिलाओं की भांति पुरुषों की भी काउंसलिंग करके विद्यालय आवंटित किए जाएँ। और कल जो कमेटी बैठी, प्राचार्य महोदय BS साहब अपने उनके सामने बड़ा पक्ष रखा, तो मैं BS साहब को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, सराहना करता हूँ उनकी। उन्होंने हमारा जो मांग थी वो मानी और एक बहुत ही पारदर्शितापूर्वक काम चल रहा है और स्पष्टतापूर्वक काम चल रहा है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के मुताबिक विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी रखी गई है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने BSA के इस कदम की सराहना की है। इससे पूर्व प्रथम चरण के शिक्षा मित्रों के समायोजन में रोस्टर प्रक्रिया अपनाई गई थी। BSA ओमकार सिंह के मुताबिक विद्यालय आवंटन के बाद नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। गौरतलब है कि ये सभी शिक्षा मित्र विगत 15 वर्षों से 100 रुपए प्रतिदिन मामूली पगार पर सेवा दे रहे थे। आगरा टूरिस्ट वेलफेयर चैम्बर ने भूकंप पीड़ितों के लिए भेजी राहत सामग्री, जिसे प्रशासन की मदद से नेपाल भेजा जा रहा है। संगठन के लोगों ने बताया कि नेपाल लगातार दैवीय आपदा से जूझ रहा है। वहां से हर साल लाखों लोग आगरा भ्रमण को आते हैं। ऐसे में एक अच्छे पड़ोसी के नाते उनकी सहायता के मकसद से पर्यटन से जुड़ी संस्था ने एक कदम उठाया है। देखिए, हम लोग का ये प्रयास है कि जो नेपाल में भूकंप आया है, एक बार पहले आया, उसके बाद पुनः आ रहा है, बार बार आ रहा है,
तो पर्यटन उद्योग की ये भावना है कि हम लोग भी अपनी ओर से कुछ न कुछ उनकी सहायता के लिए सामान भेजें, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने सदस्यों ने पैसा एकत्रित करके जो उनकी आवश्यक चीज़ें हैं वो भेजी हैं। जैसे टेंट की बहुत आवश्यकता है, वो भेजा है। उसके साथ मैगी कहा गया, क्योंकि वहाँ पकाने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी चीज़ भेजी जाए जो कि आसानी से पक जाए। तो तमाम पैकेट्स डिब्बे मैगी के भेज रहे हैं। देखिए, इसके अंदर में ख़ास तौर से जिस तरीके की मैगी हम जो भेज रहे हैं वो सब ब्रांडेड मैगी है। नूडल्स जो है सब ब्रांडेड नूडल्स हैं, और हमने भी इस बात का स्टडी करके कि क्योंकि वहाँ पर व्यवस्था जो है अभी ठीक नहीं है और लोगों को जो है खाना पकाने की और उसकी जो बहुत दिक्कत है, इसलिए इसी तरीके का आइटम जो भेजे जा रहे हैं जिसके अंदर में कि लोग जो है रेडी टू ईट कि मतलब जो है सिर्फ गर्म पानी की ज़रूरत है और उसके अंदर में वो जो है वो अपना भोजन कर सके। तो ये आइटम हम लोग अच्छी तादाद के अंदर में भेज रहे हैं, और इसके साथ साथ में जैसे डिटर्जेंट सोप है, डिटर्जेंट पाउडर है या बार है, वो जो जा रही हैं। खेरागढ़ में होने जा रहे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रालोद अध्यक्ष ने जनता से की अपील, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम को पार्टी के सुप्रीमो चौधरी अजीत सिंह संबोधित करेंगे। जिलाध्यक्ष ब्रजेश चाहर के मुताबिक खेरागढ़ में किसानों से होने वाले सीधे संवाद से पहले रालोद मुखिया सर्किट हाउस में प्रेस से मुखातिब होंगे। शासनिक अमला जो उनका गाँव जाकर के काम करने की मुहिम कर रहा है, हम देख रहे हैं कि घर में बैठ करके पूरे गाँव का आकलन कर लेते हैं, लोग छोटा सर्वे बना रहे हैं, उससे किसान को कष्ट हो रहा है। या तो सरकारें इस तरह की घोषणा ना करें, अगर घोषणा कर रहे हैं तो वो अपना काम जमीन पर दिखाएं। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी अजीत सिंह जी और इस राष्ट्रीय लोकदल के समस्त पदाधिकारी 16 मई खेरागढ़ में किसानों से सीधा संवाद करने के लिए आ रहे हैं। उससे पहले 12 और 12:30 बजे के लगभग सर्किट हाउस में हमारे प्रेस वाले सभी साथियों से सीधी वार्ता करेंगे। उसके बाद वो खेरागढ़ में जनसभा में लोकहितम ब्लड बैंक द्वारा अपनी स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आगामी 17 मई को भव्य समारोह में शहर के 28 चिकित्सकों के साथ साथ 42 समाजसेवी संस्थाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। ये संस्था विगत 5 वर्षों में लगभग 60,000 यूनिट ब्लड जरूरतमंद मरीजों को मुहैया करा चुकी है। शहर की जीवन रक्षक संस्था लोकहितम रक्तदान महादान का सही अर्थ वास्तव में चरितार्थ कर रही है। संस्था का संकल्प है कि रक्त के अभाव में शहर के किसी भी मरीज की मृत्यु न हो पाए। विगत 5 वर्षों में संस्था ने लगभग 60,000 यूनिट ब्लड एवं ब्लड कंपोनेंट्स जरूरतमंद मरीजों को प्रदान कराए हैं। अब तक संस्था हजारों गंभीर रोगियों की जीवन रक्षा कर चुकी है। 5 वर्ष पूर्व हुई है हमारी संस्था, जिसमें 142 लोगों की टीम है, 31 इसके संस्थापक सदस्य और 111 दानदाता। इन 142 लोगों के सहयोग से और जो हमने शून्य से कार्य प्रारंभ किया था, आज हमने 5 वर्ष में 60,000 यूनिटों को हमने पार किया है, जो समाज की सेवा के लिए विभिन्न संगठनों से और व्यक्तिगत रूप से आए और हमने 60,000 रोगियों की हमने सेवा की और इस काम में और आगे के लिए अग्रसर हैं। जो हमारे इसके मुख्य बिंदु हैं, डॉक्टरों के द्वारा, अच्छे डॉक्टरों के द्वारा ब्लड मंगाना और अच्छे समाज सेवी संगठनों के द्वारा उस रक्त का एकत्रीकरण करना। आगरा में लोकहितम बैंक कमला नगर आगरा में हमारी सामाजिक संस्था की अनुसार चल रही है, जिसका 5वां समारोह स्थापना दिवस है हमारा, जिसमें हम लोग शहर के जो दानदाता हैं, ब्लड दानदाता संस्था हैं, उनके सम्मान करेंगे और डॉक्टरों का, और जो डॉक्टर हैं उनका सम्मान करेंगे, क्योंकि अगर हम सम्मान करते हैं तो उससे एक भावना बढ़ती है ब्लड देने की। हमारी जो संस्था है वो पूर्ण सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही है। इसमें सभी पदाधिकारी मिलकर इस बैंक को चला रहे हैं। लोकहितम ब्लड बैंक कमलानगर का 5वां स्थापना दिवस समारोह 17 मई को कमलानगर मुगल रोड स्थित महाराजा अग्रसेन सेवा सदन में मनाया जाएगा। इस मौके पर अध्यक्ष दिनेश बंसल कार्तिक ने पत्रकारों को बताया कि स्थापना दिवस पर सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक लोकहितम ब्लड बैंक परिसर में 5 सामाजिक संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से महारक्तदान शिविर लगाया जाएगा। शाम को मुख्य समारोह में उन 28 डॉक्टर्स व 42 सामाजिक संस्थाओं का सम्मान होगा, जिन्होंने वर्ष प्रयत्न रक्तदान के सेवा कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। निदेशक अशोक अग्रवाल ने बताया कि समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मार्मिक वर्णन किया गया। आचार्य महेश शास्त्री ने भक्तों को कलकाल में भगवत कथा का महत्व बताया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कहरई मोड़ स्थित नालंदा टाउन में चल रही है श्रीमद् भागवत कथा, जिसका शुक्रवार को तीसरा दिन था। तीसरे दिन आचार्य श्री महेश शास्त्री के श्रीमुख से श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। भागवत में आए श्रद्धालु कथा का श्रवण करके आनंदमय हो उठे। कि जो कृष्ण के द्वारा भी जो संविधान दिया गया था उसके बारे में भी हम पूरी पीढ़ी को बताने के लिए ऐसे आयोजन होते रहते हैं, उनमें सम्मिलित भी होना चाहिए और ये धर्म के और राष्ट्र में विकास के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए ये बहुत ही सौभाग्यशाली लोग हैं हम कि जो भागवत के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसका अमृतपान का हम लोगों को लाभ ले रहे हैं। वहीं इस मौके पर पहुंचे भाजपा नेता केशव दीक्षित ने बताया कि ऐसे आयोजन से लोगों में धर्म के प्रति विश्वास बढ़ेगा और वो अच्छे मार्ग पर चल सकेंगे। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।